हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव फिजिक्स में। आज की इस क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी का एनसीईआरटी का पैकेज लेकर आया हूं। इसमें एग्जांपल और सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, क्योंकि आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा हर एक क्वेश्चन का, ठीक है ना भाई। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं बड़े बड़े जिनके सोल्यूशन नहीं कराते हैं यूट्यूबर, लेकिन चिंता मत करिए, एक एक चीज आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले इधर आ जाइए। ये हमारा चैनल है राहुल सूर्यवंशी फिजिक्स के नाम से, आप सर्च कर लीजिएगा राहुल सूर्यवंशी फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट का ऑप्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जाएंगे, इधर जाइए, तो यहाँ पर एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। तो ये एनसीईआरटी सीरीज का आपका कौन सा लेक्चर आ गया? देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब फर्स्ट चैप्टर के एग्जाम्पल एक्साइज, ये आपका थर्ड चैप्टर है। इस थर्ड चैप्टर में मैंने एग्जाम्पल भी इंक्लूड किए हैं और साथ में एक्साइज भी इंक्लूड की है। तो पूरा पैकेज आपको इस सीरीज में मिलने वाला है, ठीक है ना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए, और भी सीरीज चल रही है हमारी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है, और साथ में एक मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज चल रही है आपकी पीवाईक्यू सीरीज, जिसको बच्चे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, भर भर के इसको देख रहे हैं। तो भाई पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू से इसमें कराए गए हैं। आप इसको जरूर विजिट करिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा एग्जाम के लिए, ठीक है भाई। चलिए, तो और एक और मैं आपको बता दूं, एक और प्लेलिस्ट है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जब आप डिटेल में पढ़ते हैं चीजों को तो ज्यादा विजुअलाइजेशन हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, और साथ में अभी एक चैप्टर और इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पर। अभी मैंने डाला हुआ नहीं है यहाँ पर, कोई बात नहीं। ये वाला कौन सा वाला? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी मैं प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दूंगा, बहुत ही डिटेल में यहाँ पर कराया गया है। चलिए, अब क्लास को हम जर्नी को स्टार्ट करते हैं भाई। एक एक सवाल सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा बेटा, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और वो पीडीएफ के लिए आपको मेरा नंबर 8109471083 पर संपर्क कर लेना है। तो यहां पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, कलम पेन उठा लीजिए और सवाल मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, पहला एनसीईआरटी का एग्जांपल जोरदार, आइए बात करते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है भैया? क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसमें से पहले पॉइंट की हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट हमसे कह रहा है, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो भाई, जब आपसे चीजें बोली जाएं तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले गिवन लिखना है। गिवन लिखना सीख गए तो सब आ जाएगा आपको। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है कितना? 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है भैया। कैरिंग अ करंट कैरी कर रहा है भाई ये कंडक्टर, वो दे रखी है 1.5 एम्पियर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, लिखा हुआ है। आगे बोल रहा है, एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, द डेंसिटी ऑफ कॉपर दिस। तो आपको डेंसिटी दे रखी है मटेरियल की 9 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, बढ़िया बात है। तो और अच्छा अपन को दिया रखा है, एंड इट्स एटॉमिक मास ऑफ कॉपर दे रखा है। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर वो दे रखा है आपको 63.5 U, एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में, ठीक है। चलिए, तो क्या निकालना है हमको? एस्टिमेट करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद आना चाहिए। तो देखो भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बी, अच्छा मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं बेसिक, I = NEA/BD। सर आपने ये फॉर्मूला क्यों लगाया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तो और भी फॉर्मूला, कोई बात नहीं बेटा, गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले लगाए जाते हैं। गिवन सिचुएशन, तो आपको गिवन है एरिया, आई, डेंसिटी वगैरह, देखेंगे कहीं यूज होगा। तो यहाँ पर करंट दे रखा है, एरिया दे रखा है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर ज्यादा सेटिस्फाई रहेगा। तो चलिए, यहां से हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या कंडीशन मिलेगी? VD = I/NEA, ये सिचुएशन मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर हम फंसेंगे कहां? देखिए, करंट गिवन है, यस, एरिया गिवन है, यस, चार्ज की वैल्यू तुमको वैसे ही याद रहती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, आप चाहे तो लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज की वैल्यू हमको पता रहती है। अब हम फंसेंगे क्या? एन में। सर एन क्या होता है? बेटा एन होता है नंबर डेंसिटी, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एटम भरा हुआ है उसकी डेंसिटी, मतलब उस नंबर को क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। तो अगर मैं एन के फॉर्मूले की बात करूंगा तो एन का फॉर्मूला होता है नंबर डेंसिटी, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी को क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। अब यहां पर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एन निकालना पड़ेगा। अब एन निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूं।
क्लास 11 का मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो n निकालने का तरीका क्या होता है, इसको अपन एक काम करते हैं। इफ अगर मैं वॉल्यूम को 1 मीटर क्यूब कंसीडर कर लूँ, कितना कंसीडर कर लूँ, 1 मीटर क्यूब, तो उस केस में आपका जो n है, नंबर डेंसिटी है, वो टोटल नंबर n के बराबर हो जाएगा। अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। तो पर मीटर क्यूब में जो टोटल नंबर है वही तेरा n है, अगर आप वॉल्यूम को 1 मान लेते हैं। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा अभी आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ सर? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर मैंने वॉल्यूम को 1 कर दिया है तो उस केस में डेंसिटी किसके बराबर है, मास के। और हटा डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है आपको, तो डेंसिटी दे रखी है तो उस केस में आप क्या करोगे, आपको मास पता चल जाएगा। मास कितना आ जाएगा, 9 × 10⁶ के, अच्छा 3 kg है। कितना kg है, 3 kg। क्लियर है? समझ में आया? तो इसको 1 करने से n के बराबर हो गया, और 1 यहां पर भी किया है तो रो मास के बराबर हो गया। डन। अच्छा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, आइए बताते हैं। अब एक फॉर्मूला होता है n निकालने का, n बटा एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से हम n निकालना चाहते हैं, तो n निकालने के लिए मास एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको पता है मास, पता है मास कितना दे रखा है बेटा, मास दे रखा है अपन को, यस, जो अभी डेंसिटी थी वो मास के बराबर हो गई थी आपकी, ये दे रखा है। अच्छा अगर इसको मैं ग्राम में लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, 9 × 10⁶ ग्राम लिख लूंगा। भाई केजी में, अरे भाई 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं उसको, ये आ जाएगा। तो उस केस में यहां पर मास चिपकाऊंगा मैं 9 × 10⁶, एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23 चिपकाऊंगा, और मॉलिक्यूलर मास हमको पता है कितना दे रखा है, 63.5 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, 63.5 दे रखा है। क्लियर है? बस अब हमको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। अब बेटा यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है। तो लेकिन चिंता मत करिए, जैसा प्रॉमिस किया था कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ है कि किस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया है, क्योंकि पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मेरा मकसद था आपको n पर पहुंचाना। अपन n पर क्यों जाना चाहते हैं, रीजन बताता हूं आपको। बेटा n आ जाएगा ना, और वही n जो है वो तेरा स्मॉल n है, और स्मॉल n जहां पर चिपकाएगा तो तेरा bd आएगा, इसलिए हमको ये कार्यक्रम करना पड़ रहा है। समझ में आई बात? तो चलो अब n की प्रॉपर कैलकुलेशन देखेंगे। ये मैंने आपको समझाया ऐसा क्यों किया। अब यहाँ पर हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया बेटा। अब आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आप ध्यान देखिए, 10⁶ है और 23 है, तो ये आपस में ऐड हो गए, कितना हो जाएगा, 10⁻28 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। 9 6 कितना हो गया, 54 हो गया। यहाँ से एक पॉइंट हटेगा तो 1 0 ऊपर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर हमने एक काम किया, पॉइंट नहीं हटाया, कोई बात नहीं, ये इसका मल्टीप्लाई कर लिया, 54 हुआ, ये आपका 6 और ये कितना है, 23 है, तो ये हो जाएगा 28 हो जाएगा ये। ठीक है, 28 नहीं होगा मेरे हिसाब से, 29 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा, 29, 10 टू पावर हो जाएगा 29। ठीक है, अब 29 में से हमने एक 10 को ऐसे लिख दिया भाई 28, तो भाई ये जो 10 है वो 54 के साथ चला गया, तो 540 आ गया, बचा 10 टू पावर 28। सही बात है, और अपन में कितना है, 63.5, तो ये आ जाएगा। यहां से पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक 0 आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे बेटा, तो डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हमने प्रॉपर आपको बताया यस कि आप किस तरह से n को निकालेंगे। ठीक है, YouTube पे आपको ये सब सॉल्व करके नहीं दिखाया गया, डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोशिश की है यहाँ पर सॉल्व किया है, क्योंकि अगर मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा तो टाइम लगेगा बेटा। ठीक है, चलो तो ये आ गया, तो ये अपना n आ गया। अब इस n को अपन को कहां चिपकाना है, यस सर, n को चिपकाना है इस फॉर्मूले में, क्योंकि स्मॉल n ही तेरा कैपिटल N है, तो यहां रख देंगे। तो अब आइए फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते हैं। BD की वैल्यू निकालनी I/NEA, तो I पता है 1.5, N पता है अभी निकाला बेटा, E पता है, A पता है 10 टू पावर -7 है। अब सॉल्व करना है, तो देखना जरा ध्यान से, 1 पॉइंट मैंने नंबर्स को अलग लिख दिए, देखो 1.5, 8.5 और 1.6 अलग लिखिए। इसके बाद मैंने क्या किया, देखो 10 टू पावर 28 है, ऊपर चला जाएगा 10 टू पावर -28 हो जाएगा। अब 19 और 7 आपका 26 हो गया, तो 26 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब सेम ऑफ कोएफिशिएंट सम ऑफ डिग्री, तो पावर, अबे भाई बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 28 में 26 जाएगा, 10 टू पावर -2 बचेगा। इधर देखिए, एक पॉइंट से एक पॉइंट मरेगा तो 15/85 आ जाएगा, और जहां से पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक 10 आ जाएगा। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आएगा 85 और 16।
अब 5 से आप कैंसिल करेंगे तो 30 टाइम में चला जाएगा और ये 17 टाइम में चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा 30/10 नंबर। इसको आपको थोड़ा सॉल्व किया तो ये सॉल्व किया तो इतना आ गया। उसके बाद यहां पर हमने क्या किया भाई, 10 का गुणा 10 का डिवाइड, भाई 10 का गुणा 10 का डिवाइड, और ये 272 है ही, तो भाई देखो ये हो गया आपका 300, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, समझ में आया, 300 हो गया। उसके बाद जो नीचे एक 10 था ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 की घात -2 थी, तो 10 की घात कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये 300 लिखा है, ये 272 लिखा हुआ है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1, और ये पीछे कितना लिखा है 10⁻³ दिस इज आवर आंसर मीटर पर सेकेंड। अगर 10⁻³ को आप हटा देते तो ये इसको लिख सकते हैं 1.1 mm पर सेकेंड। तो ये तो आपने निकाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आई होगी कैसे निकाली। और ये प्रॉपर सॉल्यूशन का आपको यस पीडीएफ मिलेगा, टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है भाई। आइए अब आगे आते हैं, ये मैंने आपको समझाया क्या कंसेप्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव विथ। आपसे बोल रहे हैं कंपेयर करना है, आपको ड्रिफ्ट स्पीड को कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, तो उन्होंने कहा है थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ठीक है, ऑर्डिनरी, अरे यार क्या पढ़ते हैं, ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ठीक है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर आपको क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंपेयर करना है, ठीक है। तो चलो पहले पॉइंट का आंसर निकालते हैं। अब कंपेयर करना है तो कंपेयर कैसे करेंगे, पहले कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट क्या है, देख इधर, कंसेप्ट ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंपेयर करना है थर्मल वेलोसिटी से। किससे कंपेयर करना है बेटा, थर्मल वेलोसिटी से, मतलब ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आपको किसके पीछे भागना पड़ेगा, थर्मल वेलोसिटी के पीछे भागना पड़ेगा। अब थर्मल वेलोसिटी निकालने का क्लास 11 में एक फॉर्मूला हुआ करता था, क्या फॉर्मूला हुआ करता था, 12mv² इक्वल टू 3/2 kBT, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए 2 से 2 मरेगा तो v² की वैल्यू आ जाएगी 3 kBT/m। सर अब ये kB क्या है, हम तो भूल गए, 11 तो हमने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, कोई बात नहीं है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया, और ये T क्या है, टेम्परेचर है। अब अगर इन सब की वैल्यू आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं। तो देखिए इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आगे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने सॉल्व करके दिखाया है प्रॉपरली, इधर देखिए, ये मैंने आया ना, कैसे आया ये मैंने अभी आपको बताया, ये आ गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, भाई kB तो पता रहता है सबको, अब प्रॉब्लम क्या है, मास, हमको मास नहीं पता, तो मास कैसे निकालेंगे, तो हमको गिवन है मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर एटम, मतलब एवोगैड्रो नंबर जो आपको एटम्स दिए हैं, ठीक है ना, एटम्स का जो मास दिया है वो इतना मास दिया है, ठीक है। तो जानी कि ये क्या चीज है, मास ऑफ दिस नंबर एटम, मतलब इतने नंबर में कितने एटम हैं उसका मास दे रखा है। अच्छा, तो 1 एटम में कितना मास होगा, एक एटम के लिए कितना मास होगा, तो एक एटम के मास के लिए एवोगैड्रो नंबर का मास से डिवाइड कर देंगे, और ये ग्राम में है, किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो देखो सॉल्व करेंगे, अरे अभी सॉल्व नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर अपन ने मास की वैल्यू निकाल के रखी है, तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर हम मास की जगह चिपकाएंगे। अब मैं एक और बात बता दूं आपको, यहाँ पर kB की वैल्यू आएगी, T की वैल्यू आएगी, M की वैल्यू आएगी, और आप देख पा रहे हो 10⁻23, 10⁻³ बड़े बड़े नंबर हैं यहाँ पर। तो अगर आप इस 3 को इग्नोर कर देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप 3 को लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने बिना 3 के इसको सॉल्व किया, अगर 3 को इग्नोर किया है तो 3 को मैं अगर इग्नोर करूंगा तो kB का वैल्यू, T का वैल्यू, M का वैल्यू रखूंगा, क्योंकि बड़े बड़े नंबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो K का वैल्यू क्या होता है, याद कर लीजिएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है 1.38 × 10⁻⁻23। बढ़िया बात है। रूम टेम्परेचर पर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर का मतलब रूम टेम्परेचर, अब कमरे का ताप, तो कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में 300 केल्विन होता है, तो 300 लिख दिया। और उसके बाद मास की वैल्यू दिस है, तो ये वाली वैल्यू नीचे रहेगी, ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये नीचे है वो ऊपर चली गई। उसके बाद देखिए 10⁻⁻23, 10⁻+23 उड़ा दिया मैंने, तो अब आपको ये नंबर 6 ये मिला, और 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये मिला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बेटा मैंने क्या किया, यहां पर मैंने आपके सामने 3 का 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 18 आ गया बेटा। उसके बाद इसके 2 जीरो को इसके साथ भेज दिया तो 10 कितना हो गया, 5 हो गया। और इधर ये चल रहा है 1.38,
मल्टीप्लाई में ये तो 18 हो ही गया, और अपॉन में क्या था, ये था, ये लिखा है। अब यहां से पॉइंट हटेगा तो एक 10 आ जाएगा, यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 10 आ जाएंगे, तो इसके 2 10 इसके 5 में से चले जाएंगे तो 10 की घात 3 बचेगा, और ये आपस में मिलकर 10 की घात 4 हो जाएगा। अब अपने पास बचेगा 138 मल्टीप्लाई 18 और ये 63 5, ये बचेगा। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया दिस नंबर। अब इसको हमने डिवाइड कर लिया तो ये आ गया आपका, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर v स्क्वायर चल रहा है। क्या चल रहा है, v स्क्वायर चल रहा है, तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा। अब ये 3.9 करीब करीब आपका 4 ही होता है, तो वही मैंने इसको 4 लिख दिया, और 10 टू पावर कितना चल रहा है, 4 चल रहा है। अब मैं स्क्वायर रूट कर लूंगा तो 2, देखिए ये आया। तो देखो एनसीईआरटी का टकाटक आंसर आपको चुपका है, यहाँ पर ध्यान देख सकते हैं, 2 × 10 टू पावर 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमको कंपेयर करना है, तो आइए इधर आइए। तो अब हमें कंपेयर करने के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कंपेयर करना है थर्मल वेलोसिटी को। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय थर्मल वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपनी कितनी आई थी, 1.1 × 10 टू पावर -3 आया था, और थर्मल वेलोसिटी अपना इतना आया। इसको अगर अपन ऊपर भेज देंगे तो अगर मैं इसको नेगलेक्ट कर दूं तो भाई 10 टू पावर -5 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो थर्मल वेलोसिटी का इतने टाइम्स होती है, यानी कि आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, ठीक है ना। यस, तो ये हमने कंपेयर कर लिया, समझ में आया, पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन आपको दिखाया है यहाँ पर। चलिए आइए अब, अच्छा ये सॉल्यूशन पे आ गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा था उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा था भैया सवाल का, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका ये कह रहा था कि भाई स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई जब आप कंडक्टर में वोल्टेज लगाते हैं बैटरी के द्वारा, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है, उसकी स्पीड से हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मोशन को कंपेयर करना है। तो भाई फिर से वही वाली बात है, तो आइए फिर से इधर आइए। तो एक बात याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही 90% स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्पीड होती है, अप्लाई होने की स्पीड होती है। तो सेम BD बटा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड, जो लाइट की स्पीड है वही रखेंगे। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 10 टू पावर कितना आ जाएगा, -11, यानी कि आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत 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 कम होता है, बहुत कम स्पीड होती है, ठीक है ना। कितने टाइम देख सकते हैं हम, 10 टू पावर -11 टाइम। तो एक बढ़िया क्वेश्चन था बेटा, इसका सॉल्यूशन आपको प्रॉपरली नहीं मिलेगा, फॉर्मूला बता के आपको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देखा, मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बात करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपने अभी 3.1 का जो एग्जाम्पल सॉल्व किया उसी के बारे में चर्चा की जा रही है यहाँ पर। अभी पेट नहीं भरा उनका, तो उन्होंने कहा चलो उसके बारे में थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। भाई एनसीईआरटी क्या करते हैं, क्वेश्चंस को इन डेप्थ समझाना चाहते हैं ताकि पेपर में बच्चा भटके ना, अगर क्वेश्चन बन के आ जाए तो। समझिए बात को, क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा हुआ है भैया, द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेट टू बी ओनली अ फ्यू mm/s, ओके, फॉर करंट इन द रेंज ऑफ अ फ्यू एम्पियर। करंट का रेंज एम्पियर में होता है, और जबकि आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमने एस्टिमेट की है वो आपकी mm/s आई है, 1.1, कहने का मतलब 10 टू पावर -3 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो हमसे पूछा जा रहा है हाउ देन इज करंट स्टेबलाइज ऑलमोस्ट द इंस्टेंट अ सर्किट इज क्लोज। इसका क्या मतलब है, तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। पहले तो इसका आंसर क्या लिखा है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। इसका आंसर ये लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टेबलाइज थ्रू आउट द सर्किट, ओके, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, कॉजिंग एट एवरी पॉइंट अ लोकल इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनना फिर मैं आपको समझाऊंगा इसको, लोकल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्टेबलाइजमेंट ऑफ अ करंट does not have to wait for electron from one end of the conductor traveling to other end, ठीक है। However, it does take a little while for the current to reach its steady value। इसका मतलब समझिए, देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि ये आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है लाइक दिस। जब आपने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था तो उस समय आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो जिग-जैग मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत तेजी से थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहे होते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया वोल्टेज लगाकर,
वोल्टेज ऑब्वियसली आपने बैटरी की सहायता से लगा होगा। तो जैसे हम वोल्टेज लगाते हैं, वोल्टेज लगाने का फॉर्मूला होता है E इंटू एल। अगर इसकी लेंथ एल है तो भाई एल लेंथ पर ये वोल्टेज आएगा, और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एल, एल लेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड चिपक जाता है जाके। और यहां से एक और चीज समझ में आ रही है कि वोल्टेज बड़ा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, वोल्टेज बड़ा होता है जो आपने अप्लाई किया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप तब निकाल पाते हो जब लेंथ से आप मल्टीप्लाई करते हो। ये भी बात क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे हमने वोल्टेज लगाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से पूरे कंडक्टर में स्टेबलाइज हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो होती है वो एवरेज स्पीड होती है, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। क्या बोलते हैं बेटा? ड्रिफ्ट स्पीड। तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड चल रहा होता है करते हुए, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो कौन सी स्पीड से चलता है बताओ? यस, वो चलता है, यस, आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलता है 1.1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, या फिर आप कह सकते हैं 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। लेकिन होता क्या है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, ऐसे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है हमारा E, वो भी स्पीड ऑफ लाइट से मिलता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में झटका लगा, उसने बोला अरे मेरे को पीछे से इलेक्ट्रिक फील्ड ने मारा, दूसरे ने बोला फिर मेरे को मारा, तीसरे ने बोला मेरे को मारा। तो इस इलेक्ट्रॉन को जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है उसका धक्का दूसरे को मिलता है, दूसरे का धक्का तीसरे को मिलता है, तीसरे का धक्का चौथे को मिलता है। इस तरह से ये जो धक्का होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने की जरूरत ही नहीं है, उसका इंपल्स पूरे कंडक्टर में फैल जाता है, और वो फैलने का तरीका जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से होता है। इसलिए हमारी स्विच ऑन किया तुरंत लाइट आती है भाई, ठीक है ना। तो आपको बात समझ में आई होगी, मैंने आपको क्या समझाया, ठीक है, इसके बारे में क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसमें। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट आपसे ये कह रहा है बेटा, द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। सही बात है, जब इलेक्ट्रॉन पर मतलब कंडक्टर पर जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है, ठीक है, बट फोर्स शुड कॉज एक्सेलरेशन, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। Why then do the electron acquire a steady average drift speed? तो फिर एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड क्यों बनाता है? तो ध्यान सुनिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। देख भाई, यहां पर पॉजिटिव आयन होते हैं और इलेक्ट्रॉन का टारगेट होता है इन पॉजिटिव आयन के पास जाना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है और यस पॉजिटिव के पास मतलब आयन के पास पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि उन्हीं एटम से तो अलग होकर इलेक्ट्रॉन बना है, फ्री इलेक्ट्रॉन बना है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव होता है तो जाके इसको हिट करता है, तो मतलब अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करेगा। क्या करेगा? लूज करेगा, ठीक है, ओके। इस तरह से इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं, जिग-जैग मोशन कर रहे होते हैं, हिट करते रहते हैं, चलते रहते हैं, हिट करते रहते हैं, चलते रहते हैं, कोई बात नहीं। अब आगे की बात करते हैं। अब मैंने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा था हिट करने के लिए, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इधर की तरफ टर्न हो जाता है, तो इसमें एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है दिस। तो ये इसको स्ट्राइक करने वाला था, बट उसको स्ट्राइक ना करके अपने जस्ट बगल वाले एटम के आयंस को स्ट्राइक कर देता है। क्या कर देता है? स्ट्राइक कर देता है। तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर लेता है। क्या कर लेता है? लूज। फिर जगता है, फिर भागता है, फिर काइनेटिक एनर्जी को लूज करता है, फिर जगता है, फिर भागता है, फिर काइनेटिक एनर्जी को लूज करता है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। या फिर मैं आपको फोर्स का फॉर्मूला बताऊं तो Q इंटू E होता है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास, और फोर्स की वैल्यू रख दूंगा QE/m। यस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लगातार उस पर एक्सेलरेशन काम कर रहा होता है, लेकिन वो चला, इतने में तो टकरा गया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी हो गई? लूज हो गई, ठीक है। फिर चला, फिर टकरा गया, फिर चला, फिर टकरा गया, तो हमको उसकी जो स्पीड मिलती है वो एवरेज स्पीड मिलती है। कैसे मिलती है? एवरेज, कंटिन्यूअसली नहीं मिलती। भाई एक्सेलरेशन का काम है लगातार वेलोसिटी को बढ़ाओ, लेकिन वेलोसिटी बढ़े उससे पहले तो टकरा के उसने वेलोसिटी को लॉस कर दिया ना, बढ़े उससे पहले तो लॉस कर दिया। तो इस तरह से एक्सेलरेशन का काम है, यस पक्का, वेलोसिटी इंक्रीज करना, बट वो कंटिन्यूअसली एटम से टकरा रहा है, इस वजह से अपनी वो वेलोसिटी को लूज करता है, तो उसको एक एवरेज वेलोसिटी मिलती है। वो एवरेज वेलोसिटी इन सभी जो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उन सबकी निकाली जाती है, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है ना। क्यों होती है, रीजन मैं आपको समझा चुका हूं। बार बार वो टकराता है, अपनी एनर्जी को लूज करता है, फिर चलता है, फिर टकराता है, फिर एनर्जी को लूज करता है। तो उस केस में आपको एक जैसी वेलोसिटी ही मिलेगी सभी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। चलो इसका आंसर भी हम पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है इसका आंसर हम पढ़ लेते हैं। इसका आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है। ईच फ्री इलेक्ट्रॉन डज एसिलेट, ठीक है, इंक्रीजिंग इट्स ड्रिफ्ट स्पीड अंटिल इट कोलाइड, जैसे टकराया, विथ अ पॉजिटिव आयन, ओके, ऑफ द मेटल, ठीक है, इट लूजेस इट्स ड्रिफ्ट स्पीड आफ्टर कोलिजन बट स्टार्ट टू एक्सेलरेट एंड इंक्रीज इट्स ड्रिफ्ट स्पीड अगेन ओनली टू सफर अ कोलिजन अगेन एंड सो ऑन। यही काम बार बार चलता रहता है। ऑन इलेक्ट्रॉन एक्वायर ओनली अ ड्रिफ्ट स्पीड, नो डाउट इसमें कोई, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल, ठीक है, चार्ज इज स्मॉल, हाउ कैन बी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। भाई इसमें ड्रिफ्ट स्पीड इतनी कम है, फिर भी हमारे वायर्स में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कैसे बन जाती। तो करंट का फॉर्मूला आपको पता है, सीधा सीधा करंट का फॉर्मूला आपको पता है, I बराबर NE/AVD, ये होता है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻³ मीटर पर सेकंड में बात करूं तो एरिया मान लो 10⁻⁻² मान लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का अगर मैं नंबर ले लूं 10⁻⁻19, ठीक है। अब यहां पर ये 10 क्या है, n क्या है, नंबर डेंसिटी। वो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर डेंसिटी बेटा 10 कितनी होती है, 29 होती है। कितनी होती है, 29, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐड करोगे देखो 19 और 2 कितना हो गया बेटा। अगर मान लो इसको भी मैं 3 मान के चलता हूं, कितना मान के चलता हूं, 3, 1 mm का इसका एरिया है। तो आप देखेंगे यहां पर ये हो जाएगा आपका 22 और 3 5, मतलब आपका 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सही है ना, देखो ना भाई 25 हो जाएगा। और n की वैल्यू कितनी है, 10⁻29 हो जाएगा। और अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो 10 कितना आ रहा है, 5 है ना, 9 है, मतलब 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। देखो तब भी कितनी लार्ज करंट बनी है, बनी कि नहीं बनी। क्यों लार्ज करंट बन रही है, तो उसका रीजन है ये n। भाई पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर डेंसिटी, पर वॉल्यूम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10⁻29, उसकी वजह से हमेशा हमको लार्ज करंट मिलती है, ठीक है। भले ही ड्रिफ्ट स्पीड क्यों ना उसकी कम हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर पढ़ लेते हैं, इसका आंसर क्या लिखा है देख लेते हैं एक बार। आंसर देख लेते हैं भैया। आंसर लिखा हुआ है, सिंपली बिकॉज द इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इज एनॉर्मस 10⁻29 मीटर पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं वही वाली बात मैंने आपको बताई, वही वाली बात यहां पर लिखी हुई है, ठीक है ना, क्योंकि नंबर डेंसिटी बहुत ज्यादा है इस वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ये आपने पढ़ लिया, ठीक है, ये वाला हो गया। यहां क्या लिखा हुआ है, व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन अ मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, सही बात है, लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। क्या सभी इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है, सभी इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं। लेकिन ये बात तय है कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे होते हैं। तो अगर आपके सामने ये एक कंडक्टर है, तो क्या इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, बाहर भी तो वायर है, इसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उनकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना। उनकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, सभी इलेक्ट्रॉन की, मैं बात ये नहीं कर रहा हूं कि इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन भाई नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जा रहे, बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर सकते ना, सभी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर सकते, क्योंकि भाई यहां पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये इधर की तरफ भागेगा, ठीक है, इधर का इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर की तरफ भागेगा, तो सभी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, ठीक है, कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो इसका अगर हम आंसर पढ़ने जाएं तो आंसर देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। आंसर लिखा हुआ है, वाई नो मीन्स द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सुपरपोज्ड ओवर द लार्ज रैंडम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सुपरपोज का मतलब है बहुत सारी वेलोसिटी हैं, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो सभी इलेक्ट्रॉन की सुपरपोज की जो एवरेज वेलोसिटी निकलती है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। वो अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है आर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है, विद द पॉजिटिव आयन ऑफ द मेटल, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों पर चर्चा करनी है। तो इसका मतलब क्या, आइए बात करते हैं। देखिए यहां बताता हूं, इधर देखिए, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया हुआ था उस समय आपका इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन कर रहा था, लेकिन स्ट्रेट लाइन में। कैसी लाइन में? स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि इसका टारगेट है पॉजिटिव आयन से हिट करना, फिर इससे टकराने के बाद इसको, इस पॉजिटिव आयन को हिट करना, फिर इससे टकराने के बाद इसको हिट करना, तो वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा था। लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, क्या लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो अब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, ठीक है, वो फोर्स होता है QE, ठीक है, और फोर्स की वजह से आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास, मतलब QE/m, ये एक्सेलरेशन लगेगा। तो उस एक्सेलरेशन की वजह से ये टर्न लाइक दिस, ये कर्व में चला जाएगा और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ये गेन कर लेगा, इस डायरेक्शन में। तो जब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये कर्व रास्ते पे चल रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। क्या बढ़िया क्वेश्चन था भाई, समझ में आया? क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, आंसर देख लेते हैं एक बार, आंसर देख लेते हैं एक बार। आंसर में लिखा हुआ है इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ आर स्ट्रेट, सही बात है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ आर इन जर्नल कर्व, ठीक है। तो ये एक बढ़िया कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको आप जरूर तैयार करिएगा क्योंकि इस पर रिलेटिव कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलिए आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूज नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग element when a negligible small current passes through it, okay, its resistance at room temperature, आपको रूम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, ये गिवन क्वांटिटी है। क्या क्वांटिटी है बेटा? गिवन क्वांटिटी है। इज फाउंड टू बी, रूम टेम्परेचर पर हमको फाउंड होता है वो कितना है 75.3 ओम, इतना रेजिस्टेंस फाइंड होता है, ठीक है। When the toaster is connected to this volt, मतलब आपको वोल्टेज दे रखी है 230 वोल्ट, ठीक है, सप्लाई, ये सप्लाई दे रखी है। द करंट सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकंड बाद, उसको कुछ टाइम लगता है सेटल होने के बाद, उसके बाद स्टेडी करंट फ्लो होती है दिस, I बराबर 2.68 एम्पियर, ठीक है। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द निक्रोम एलिमेंट, तो हमको उसका स्टडी टेम्परेचर T2 बताना है। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ निक्रोम एवरेज दिस, वो हमको उसका रेंज दे रखा है, अल्फा दे रखा है, मतलब 1.70 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कोई खास बात नहीं है। अब देख, अब अपने पास अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, चेंज इन रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। तो मैं उसको फाइनल रेजिस्टेंस को लिख रहा हूँ RT, इनिशियल रेजिस्टेंस को लिख रहा हूँ R0 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर को हम लिख सकते हैं T2 - T1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फॉर्मूला होता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हम कहाँ फंसेंगे भाई, हमको R0 तो पता है, क्या पता है? R0 पता है, क्या नहीं पता सर? RT नहीं पता। जिस टेम्परेचर पर हमको काम करना उस टेम्परेचर का अपन को रेजिस्टेंस नहीं पता, तो उसको निकालने के लिए अपन एक काम करेंगे, ये RT निकालने के लिए अपन V/I करेंगे। क्या करेंगे बेटा? V/I। तो V अपन को दे रखा है 230 और ये दे रखा है अपन को 2.68। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको RT की वैल्यू आएगी। अब वो RT की वैल्यू जब आ जाएगी तो यहाँ पे आप पुट करेंगे, तो देखो मैं क्या थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ये इसको इधर ले जाते हैं, T2 - T1, ये RT - R0 बटा R0 मल्टीप्लाई अल्फा आएगा, फिर T2 हमको निकालना है तो वहां पहुंचा देंगे, तो RT माइनस R0 बटा R0 अल्फा प्लस T1, ठीक है, ये कंडीशन बनेगी। अब आपको RT पता है, यहां से निकाला, R0 पता है, ये दे रखा है, ठीक है, R0 पता है, यस दे रखा है, अल्फा आपको दे रखा है, और T1 की वैल्यू आपको दे रखी है 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें पुट ऑन करना है और सॉल्व करना, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना मेहनत आप जरूर करिएगा। आपको यहाँ पर सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ इसका। तो ये देखिए इन्होंने कर रखा है NCERT में,
सारी बात है। R2 की वैल्यू मैंने निकाली, आपको बताया R2 कैसे निकालते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला पुट ऑन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 847 T2 की वैल्यू, ठीक है। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं आपको सवाल। भाई गिवन है T1 रूम टेम्परेचर, या जो भी इन्होंने दिया है रूम टेम्परेचर लिखा है इतना, रूम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस आपको इतना दे रखा है, और फिर आपने वोल्टेज अप्लाई की, और कुछ सेकंड बाद आपकी करंट स्टडी हो जाती है, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पर क्या किया, स्टडी हो जाती है, उसके बाद इन्होंने कहा है व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द निक्रोम एलिमेंट। तो उस समय जब करंट स्टडी हो गई उस समय का टेम्परेचर हमको बताना है। वो अल्फा दे रखा है निक्रोम का, ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम RT निकालेंगे। RT क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में फाइनल रेजिस्टेंस माने इनिशियल रेजिस्टेंस, ओके, अपॉन फाइनल इनिशियल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई में चेंज इन टेम्परेचर, ये फॉर्मूला होता है। तो हमको RT निकालना पड़ेगा, और RT निकालने के लिए वोल्टेज दे रखी है, करंट दे रखी है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको RT मिलेगा, और RT की वैल्यू को आप यहाँ पर जहाँ पर भी RT अवेलेबल है वहां पर पुट करना है। कर सकते हैं आप, आंसर दिखा है, समझ में आई बात, कर लेना आप इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ओके, एट द आइस पॉइंट। देखो आइस पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 5 ओम, इसको मैं R0 बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ बेटा, R0। एंड एट स्टीम पॉइंट, अब उसी थर्मोमीटर को आपने स्टीम पॉइंट पर दबाया तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जिस पर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है कितना, 5.23 ओम R100। क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे लिखा हुआ है व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर दिस। हॉट बाथ, वो टेम्परेचर मुझे नहीं पता, मतलब उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, लेकिन जिस टेम्परेचर पर वो हॉट हुआ है वो टेम्परेचर नहीं पता, मतलब वो T नहीं पता। तो T पर आपका जो रेजिस्टेंस आया वो आया 5.795 आया हुआ है। तो आपको ये T की वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए तरीका क्या है, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है RT बराबर R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो R0 आएगा, इधर आ जाएगा R0 और इधर आ जाएगा R0 अल्फा T। एक इक्वेशन ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा हम इसके लिए बना लेते हैं 100 के लिए, तो R100 माइनस R0 तो वही रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो वही रेजिस्टेंस रहेगा R0, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, पहले कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, बाद में कितना हो गया 100, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा 100 आएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब इनको डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करेंगे 1 को किससे, 2 से, तो डिवाइड करिए RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R100 माइनस R0 बराबर R0 अल्फा अल्फा T, और इधर कितना आ रहा है R0 अल्फा 100, R ये कैंसिल हो गया, R0 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा T बराबर RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय कितना था R100 माइनस R0 मल्टीप्लाई का 100, ठीक है बेटा, ये मल्टीप्लाई करके क्लियर है। चलो अब इसमें आप वैल्यू पुट ऑन करेंगे, और वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो आपको आंसर देखने को मिल जाएगा दिस। देखिए ये कैसे किया हमने, समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन था। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिएगा तैयार। यहाँ पर आपको एक नेटवर्क दे रखा है, ये नेटवर्क में आपसे बोल रहा है कि अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके, इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर दिस एंड दिस, ओके, ऑफ अ क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 12 रजिस्टर, ईच रेजिस्टेंस 1 ओम। 12 रजिस्टर जुड़े हैं जिसका प्रत्येक का रेजिस्टेंस 1 दे रखा है अपन को। तो हमको निकालना डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो कैसे निकालेंगे, आइए, तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, इसके लिए हम अलग से करते हैं। तो मैं यहां पर आपके सामने एक क्यूब बनाता हूं, दिस, इस तरह से हम एक क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने क्यूब बनाया, दिस दिस एंड दिस, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो हर किसी का रजिस्टर मैं R मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं, R R R R R R R R और ये भी R, ठीक है। हमें इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और वो भी कहां से कहां तक का, जहां से लेकर यहां तक का डायगोनली दिस, और यहां पर हमने इनके बैटरी लगा रखी है दिस, और बैटरी को मैं भी मान लेता हूं, ठीक है।
हालांकि उसकी वैल्यू 10 वोल्ट दे रखी है, मैं उसको अभी V मान के चल रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यस कुछ मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, क्या मानेंगे कि भाई करंट कौन देती है, बैटरी देती है। तो बैटरी से आने वाली करंट को मैंने मान लिया 3I। सर आपने 3I क्यों माना, आप I मान लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा मैंने 3I इसलिए माना है, देखिए जरा मैं I भी मान के आपको बता दूंगा। जैसे मैंने 3I माना तो इस पॉइंट पर हम किरचॉफ का फर्स्ट रूल लगाएंगे तो करंट का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जंक्शन पे आगे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो यहाँ पर करंट बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर कितनी जाएगी I, यहाँ पर भी कितनी जाएगी I, और यहाँ पर भी कितनी जाएगी I। सर करंट एक जैसी क्यों गई भाई, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, सब तरफ ठुकाई एक जैसी लगेगी, तो जाहिर सी बात है मिलकर खा ले तो बेटर रहेगा। तो इधर भी I मिलेगी, इधर भी I मिलेगी, इधर भी I नहीं मिलेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट की वैल्यू भी सब तरफ सेम डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। अगर करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होती तो हमारा फॉर्मूला होता I = V/R। यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा, वहाँ करंट कम, बट सब जगह भाई रेजिस्टेंस सेम ही है, तो सेम करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसलिए हमने 3I माना, तो सब तरफ I चला गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अगर आप I मान ले तो I/3 जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये जो I जा रहा है, इसको यहाँ पर दो रास्ते मिलेंगे, ये वाला, तो ये हो जाएगा I/2, ये भी हो जाएगा I/2। अब ये जो I जा रहा है, इसको भी दो रास्ते मिलेंगे यहाँ पर, तो ये भी हो जाएगा I/2, ये भी हो जाएगा I/2। अब ये जो करंट जा रहा है, इसको भी दो रास्ते मिलेंगे यहाँ पर, तो ये भी हो जाएगा I/2, और ये भी कितना हो जाएगा I/2। कोई दिक्कत वाली बात, बढ़िया बात है। अब इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे I/2 आ रहा है, इधर से भी I/2 आ रहा है, तो कितना जाएगा I। इस पॉइंट की बात करूंगा तो इधर से भी I/2 आ रहा है, इधर से भी I/2 जा रहा है, तो कितना हो जाएगा I मिलकर। अब इस पॉइंट की बात करूंगा तो इधर से भी I/2 आ रहा है, इधर से भी I/2 आ रहा है, तो मिलकर कितना हो जाएगा I। अब ये तीनों I मिलकर यहां पर दोबारा से क्या बना लेंगे, 3I। देखो भाई मजा आया, तो 3I भेजा, 3I आपको मिल गया, किरचॉफ फर्स्ट रूल लग गया यहाँ पर। अब सेकंड रूल से हम इसका आंसर निकालेंगे, तो इस पॉइंट को A मान लेता हूं, इस पॉइंट को B मान लेता हूं, C मान लेता हूं, D मान लेता हूं। तो लूप ले लेंगे, क्लोज्ड लूप कौन सा वाला बेटा, A B C D वापस A बाय KBL। अब हम खेलेंगे KBL, पहले क्या खेला था KCL, अब हम खेलेंगे KBL। अच्छा अब करंट की कैलकुलेशन हम इस तरह से करेंगे, दिस वे, ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है किरचॉफ सेकंड रूल का, वोल्टेज मल्टीप्लाई, मतलब वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, I × R। तो करंट डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव साइन लेना, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो नेगेटिव, तो I × R, तो I × R प्लस I/2 × R प्लस करंट डायरेक्शन में चल रहा है I × R, यहां से आए, ठीक है, यहां से आए। अब वो क्या हो गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से, ये जो करंट आ रही है वो कितनी है, मतलब यहाँ तक पहुँच गए, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब ये सिंपल करंट है, ये करंट अब किससे जा रही है, वोल्टेज से, मतलब बैटरी से जा रही है। तो और माइनस से प्लस जाते हैं तो आपको लेना पड़ता है माइनस का भी, और वापस भाई पहुँच जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। बस इसको सॉल्व करिए, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2IR प्लस IR/2, और B वहाँ चला जाएगा। इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5IR/2, ये वोल्टेज के बराबर आ गया। अब आपको पता है, क्या पता है, ओम्स लॉ से V बराबर क्या होता है, I × R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आपने बैटरी से कितनी करंट फ्लो कराई है, सर बैटरी से मैंने 3I करंट फ्लो कराई है, तो मैं अपने फॉर्मूले में 3I लिखूंगा। अब ये वाला वोल्टेज, यही वो वोल्टेज है, तो इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 5IR बटा कितना था अपने पास, देखें एक बार, 2 और बराबर में क्या है 3IR इक्विवेलेंट। देखो अब कुछ कट रहा है, ये मरा और ये 3 आ जाएगा, तो 5R/6, तो ये आ गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको R की वैल्यू 1 दे रखी है, तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा 5/6। कितना बढ़िया सवाल था, ठीक है ना, समझ में। इसकी और भी वैरायटी होती है कि अगर एक एंड को यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे तो क्या, यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे तो क्या, ठीक है ना। फेस का रेजिस्टेंस बताओ, एजिस का रेजिस्टेंस बताओ। ये अभी हमने जो रेजिस्टेंस निकाला है वो किसका निकाला है, डायगोनल्स का निकाला है, बॉडी के डायगोनल्स का निकाला है, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये क्वेश्चन काफी बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने बेटा अलग से आपको डायग्राम बना के दिखाया यहाँ पर।
अब इसमें भी हमको फिर से वही केवीएल केसीएल लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आप किरचॉफ फर्स्ट रूल लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, पहले मैं एक बार झलक दिखा देता हूं। हमें डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच, हमें ब्रांच की करंट निकालनी है। किसकी करंट निकालनी है बेटा, ब्रांच की करंट निकालनी है। तो ब्रांच की करंट कैसे निकालेंगे, तो सुनना, ब्रांच किसको कहते हैं, जंक्शन टू जंक्शन ब्रांच कहलाती है। और एक पर्टिकुलर ब्रांच में करंट की वैल्यू भी सेम रहती है। यानी कि ये एक ब्रांच हो गई आपकी ए बी, यहाँ की करंट बताओ। एक ब्रांच हो गई ए सी, यहाँ की बताओ। बी सी की बताओ, ए डी की बताओ, बी ई डी की बताओ। तो भाई बड़ा क्वेश्चन है, आइए कैसे करेंगे। किरचॉफ रूल लगेगा, तो कैसे लगाएंगे देखिए। सबसे पहले बैटरी जो दे रखी होती है वहां पर हम कार्यक्रम करते हैं। तो ये जो हमारे पास बैटरी दे रखी है, यहां से करंट निकलेगी। तो यहां से निकलने वाली करंट को मैं मान लेता हूं, चलो I1, और यहां से निकलने वाली करंट को मैं मान लेता हूं I2। ठीक है, ओके। अब यहां से I1 आ रही है, तो यहां पर जाए करंट का दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहां पर मान लो I3 चली गई, तो यहां कितनी जाएगी सर, I1 माइनस I3 जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहां से I3 आ रही है, ठीक है, ओके। और एक ब्रांच में करंट सेम होती है, एक ब्रांच में करंट सेम होती है। और यहां से कितनी आ रही है, I2। यहां से I3 आ रही है, यहां से I2 आ रही है, तो यहां पर कितनी मिलेगी, I2 प्लस सर I3 मिल जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहां से इधर देखिए, इधर कितनी करंट गई है, I1। इधर कितनी आ रही थी, I2 प्लस I3, और उसमें से इतनी चलेगी, तो बची कितनी, I2 प्लस I3 माइनस का I1, इतनी बचेगी। अब इधर से कितनी आ रही है सर, इधर से आ रही है I1 माइनस I3 आ रही है, और इधर से कितनी आ रही है, I2 प्लस I3 माइनस I1 आ रही है। तो देखो यहाँ पर I1 पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर I3 नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएगा। तो कितनी बचेगी, I2। तो भाई अगर मैं किरचॉफ का रूल लगाया है, और अगर वापस जाके वही करंट मिल जाए, देखो I2 है इस ब्रांच में, देखो I2 मिली है, तो यहां जाकर अगर आपको वही करंट मिल जाए देखने को, तो इसका मतलब आपने किरचॉफ फर्स्ट रूल की कैलकुलेशन बिल्कुल सही की है। तो पहला काम हमारा हो गया। अब दूसरा काम होता है इक्वेशन बनाना। दूसरा काम क्या होता है, इक्वेशन बनाना। तो अब हम बनाएंगे इक्वेशन। तो बेटा इसके इक्वेशन मैंने बना रखे हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, उससे बढ़िया मैं इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ आपको। कहाँ बना रखे हैं इसके इक्वेशन, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा चल बना के दिखाई देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो देखो इधर, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लूप लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे, लूप। तो चलिए लूप ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक लूप लेते हैं, ये वाला। देखो कौन सा वाला, ये वाला ले लो, चाहे या वो वाला लो, कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो हमने ये वाला ले लिया, A B C A, ये एक लूप ले लिया अपन ने। क्या ले लिया, लूप। इसमें लगाएंगे KVL, लगाओ। तो तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि आपको कैलकुलेशन करने के लिए डायरेक्शन चूज करनी पड़ती है। तो मान लो करंट डायरेक्शन में सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो ये डायरेक्शन मान ली मैंने, दिस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो तरीका क्या है, I3 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस दिस, यहां पहुंच गए। अब इधर जाना है, करंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस 2 I2 प्लस I3, यहां पहुंच गए। अब इधर जाना है, करंट भी इधर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। I1 मल्टीप्लाई 1, तो मतलब I1 ही आएगा। अब ये माइनस से प्लस जाना है। अच्छा इसकी वैल्यू हमको दे रखी है क्या सवाल में, इसकी वैल्यू 10 वोल्ट है, इसकी वैल्यू दे रखी है 10 वोल्ट। तो ये हो जाएगा माइनस का 10। भाई माइनस से प्लस जाना है तो आपको प्लस लेना, सॉरी माइनस लेना है, और जैसे ही अपनी लोकेशन पर पहुंचे 0 लगा देना। इसको सॉल्व कर लो। तो ये सॉल्व करेंगे, आपको कितना मिलेगा, I3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2I2 प्लस 2I3 प्लस I1 माइनस का 10, जो कि हम वहां पहुंचा देते हैं इसको, तो प्लस का 10 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखना, I1 ठीक है, I2 अकेला है, तो 2I2 ठीक है, और ये कितना है, I2 2I3 और 4I3 मतलब 6I3 बराबर कितना आ जाएगा, 10। एक इक्वेशन आपको ये मिल गया। आप इसको चाहे 1 दे दें, 2 दे दें, कुछ भी दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब हम दूसरा लेते हैं, ये वाला लूप, ये वाला लूप ले लेते हैं बेटा। ये वाला कैलकुलेशन हम करंट डायरेक्शन में करना चाहे तो करंट डायरेक्शन में कर सकते हैं, करंट ऐसे जा रही तो ऐसे कर लेते हैं कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये वाला लूप लेते हैं। कौन सा वाला लूप ले लेते हैं, A C D A। अब बच्चों के मन में सवाल ये आता है कि सर कितने लूप लेंगे ऐसे। भाई आपके पास कितनी अननोन क्वांटिटी है, I1 I2
और i3 और 3 अननोन क्वांटिटी है। 3 अननोन क्वांटिटी को सोल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए अपन को। तो एक तो बन गया, दूसरा हम इस लूप से निकाल के बनाएंगे। तो इस लूप से निकाल के बनाइए, चलिए सॉल्व करते हैं। ऐसे चलते हैं तो देखो क्या आएगा, i1 माइनस i3 किससे होकर जा रही है, 4 ओम से। ठीक है, यहां पहुंच गए। अब ऊपर जाना है, करंट नीचे आ रही तो माइनस का साइन लगेगा। 2 मल्टीप्लाई में i2 प्लस i3 माइनस i1, ये हो गया। अब इधर जाना है, i1 मल्टीप्लाई 1 मतलब करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो i1 ही आएगा वो तो। और माइनस से प्लस जाते हैं तो माइनस का 10 और वहां पहुंच गए 0। ठीक है, चलो अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i1, इसका इधर करेंगे 4i3, इसका इधर करेंगे 2i2, इसका इधर करेंगे माइनस का 2i3, इसका इधर करेंगे प्लस का 2i1 प्लस का i1, 10 को वहां पहुंचा देंगे, प्लस का 10 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, i1 वाला देखो 4 है, ये है 7i1 हो जाएगा। ठीक है, i2 वाला देख लो अकेला है क्या, अकेला ही है भाई, 2i2 और ये 4 है और ये देख मतलब माइनस का 6i3 बराबर 10। इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई आपके सामने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एक लूप ये बचा हुआ है, इसमें आप लगा लेंगे तो आपको यहाँ से भी इक्वेशन देखने को मिल जाएगी। तो अब ये जो इक्वेशन बनी है वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है, देखो दिखा देता हूँ आपको, ये लिख रखी है। पहली इक्वेशन अपनी ये बनी थी, कौन सी वाली, कहाँ गई, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन अपनी 7 वाली बनी है, देखो ये 7 वाली ये लिखी है। थर्ड इक्वेशन आप इसमें लगाओगे लूप। ठीक है, लगा लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लोगे ना भाई, नहीं लगा पाओगे, चलो एक बार बता ही देते हैं, एक सेकेंड लगा के दिखाई देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आइए, एक बार लगाने में क्या जा रहा है, तो ठीक है लगा देते हैं यहाँ पर भी लूप। चलो तो ये वाला ले लेते हैं, कौन सा वाला लूप ले रहे हैं आप, लूप BEDCB, फिर से बाय KVL लगाओ भाई यहाँ पर। तो स्टार्ट कर लो, कैलकुलेशन ऐसे करना पसंद करोगे करंट डायरेक्शन में, जैसे भी आप चाहो। मान लो हम ऐसे करना चाहते हैं, इस तरह से, अरे यार ये यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, ऐसे चले जाते हैं। ठीक है, इस तरह से करंट की डायरेक्शन में। तो स्टार्ट करो, क्या जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करंट i2 प्लस i3, यहाँ पहुँच गए, प्लस 2 मल्टीप्लाई दिस i2 प्लस i3 माइनस का i1, यहाँ पहुँच गया। अब इधर जाना है, कोई रेजिस्टर नहीं है, नो कैलकुलेशन। यहाँ माइनस से प्लस जाते हैं तो माइनस का 5 आएगा और वापस पहुँच गया 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करके नहीं दिखाते, मैंने आपके लिए सॉल्व यहाँ पर लिख रखा है, क्योंकि मैं आप इसको सॉल्व करूंगा इक्वेशन को तो बड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ है आपके लिए। तो अपन करेंगे क्या, बेसिकली जो आपको फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है और सेकंड इक्वेशन दिख रहा है, इन दोनों को हमने लेकर एक वैल्यू निकाली। तो इन दोनों को जब हम लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखो हमने ऐड किया, तो ऐड करेंगे तो कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, तो आप देखेंगे ये वाली टर्म्स कैंसिल हो गई, क्योंकि ये प्लस की और ये माइनस की है। और देखो ये वाली टर्म भी कैंसिल हो गई। अब आपके पास बची i1 7i1, तो ये हो जाएगा 8i1, ये 10 और 10 कितना होगा 20, तो i1 की वैल्यू आ गई 20/8 मतलब 5/2। देखो तुरंत आ गया, ऐसे सोचना भी आपको सॉल्व करते समय। अब अपन ने क्या किया, इस i1 की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखा, तो आपको i2 और i3 के टर्म्स में एक इक्वेशन मिल जाएगा। देखो ये मिला, सॉल्व करने पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसी i1 की वैल्यू को मैंने किस इक्वेशन में रख दिया, थर्ड में रख दिया, थर्ड में ही रखा है ना, थर्ड में रखा है, तो फिर से आपको i2 और i3 के टर्म्स में एक इक्वेशन मिल जाएगा। अब दो इक्वेशन में i2 और i3 इनको सॉल्व करना आसान है। अपन एक काम कर लेते हैं, ऐड सबट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो ये कट जाएगा, सबट्रैक्ट किया होगा, सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सबट्रैक्ट करेंगे आप, इन दोनों को भाई सॉल्व करोगे तो आपको सबट्रैक्ट करके वैल्यू मिल जाएगी। अब कोई दिक्कत नहीं, i2 की वैल्यू मिल जाएगी और i3 की मिल जाएगी। i2 की मिल जाएगी तो i3 की निकल आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मैंने निकाल दिया डायरेक्ट। तो थोड़ा इतना तो तुम करना पड़ेगा भाई, इतना तो तुम करना। अब देखो i2 आ गया, i3 आ गया और तुम्हारे पास i1 भी आ गया, 5/2 एम्पियर, यही था ना, देख लें एक बार, 5/2 एम्पियर। अब आपको क्या निकालना है सर, ब्रांच की करंट निकालनी है। किसकी करंट निकालनी है, ब्रांच की। तो अब इधर आइए, इस लोकेशन पर आइए। अब इस लोकेशन पर जब आएंगे तो आपके सामने क्या अवेलेबल है, देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, थोड़ा समझिएगा। आपको पता है, क्या पता है, जैसे कि मैं बात करूं
I1 की वैल्यू आपकी आई 5/2 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी निकाली बेटा अपन ने? I2 की वैल्यू निकाली थी 15/8 एम्पियर, 15/8 एम्पियर। और I3 की वैल्यू कितनी निकाली बेटा अपन ने? 5/8 एम्पियर, 5/8 एम्पियर। अब मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लेना। जैसे मान लो इस ब्रांच में, ये वाली ब्रांच की बात कर रहा हूँ AB, तो AB ब्रांच में कितनी करंट है? I3। तो भाई I3 कितनी है अपने पास? ये है 5/8, मतलब इस ब्रांच की करंट आ गई, खत्म। इसी तरह से ये वाली ब्रांच की बात करते हैं, ये वाली ब्रांच की IAD, इसमें करंट कितनी है? I1 माइनस I3 है। तो I1 की वैल्यू आपको दे रखी है 5/2, I3 की वैल्यू दे रखी है आपको 5/8, ठीक है। तो अब आप एलसीएम ले लेंगे तो वो तो 80 आएगा भाई, 2 से 4, अबे क्या कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 420 और ये हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 15/8 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह से आप करिएगा, आपके सारे आंसर आ जाएंगे, सारी करंटें आप निकाल लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एक आपके सामने एक ब्रिज है, बीडस्टोन ब्रिज है। अब बीडस्टोन ब्रिज में अपन को चेकआउट करना पड़ता है, क्या चेक करना पड़ता है? ये बैलेंस है या फिर नॉन बैलेंस है। तो बैलेंस और नॉन बैलेंस चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है? PQ बटा, मतलब PQ इक्वल टू R/S। P इसको बोलते हैं, Q इसको बोलते हैं, तो 100/10 बराबर R इसको बोलते हैं 60/50, 0 से 0 कैंसिल, 10 से J, तो ये आ रहा है 10 और ये आ रहा है 6/5, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आए, नॉट इक्वल टू है। अब जब नॉट इक्वल टू आ जाता है तो जो बीडस्टोन ब्रिज है वो क्या हो जाएगा? अनबैलेंस्ड हो गया। अनबैलेंस ब्रिज को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बेटा? आपको किरचॉफ रूल लगाने पड़ेंगे। तो किरचॉफ रूल अभी हम लगाएंगे, पहले हम देख लेते हैं इसमें पूछा क्या जा रहा है हमसे। द 4 आर्म ऑफ बीडस्टोन ब्रिज दिस, हमको निकालना है फॉलोइंग दिस। हमको बेसिकली लगता है ये सवाल थोड़ा कम नोट कर लिया, मैं आपको बता देता हूं, मुझे याद है। इसमें IG निकालना है हमको, गैल्वेनोमीटर से कितनी करंट जा रही है उसकी वैल्यू निकालना है, तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं बार बार इसको, तरीका वही है KVL KCL लगाने का। अब यहाँ पर डायरेक्ट देखिए, ये मैंने ब्रिज बना के रखा हुआ है, ठीक है, आपके सामने वही वाली सभी सिचुएशन मैंने यहाँ लिखी है। बैटरी से करंट निकलेगी मान लो I, तो उस I के 2 हिस्से हो गए। यहाँ पर ये 100 है और ये 60 है, तो हमें पता है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कुछ करंट उधर जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी। कितनी जाएगी ये नहीं मालूम, तो इसको हमने I1 मान लिया, इसको हमने I2 मान लिया। तो इस ब्रांच में अगर I1 जा रही है और इस ब्रांच में I2 जा रही है, तो यहाँ पर अगेन I1 में से मान लो इधर चली गई IG, तो कितनी बची? I1 माइनस IG। इधर से IG आ रही है, इधर से I2 आ रही है, तो इधर कितनी जाएगी? I2 प्लस IG, ठीक है। इधर से कितनी आ रही है? I1 माइनस IG, इधर से आ रही है I2 प्लस IG, तो IG से IG कैंसिल होगी, I1 प्लस I2 किसके बराबर था? I के बराबर, तो I वापस मिल गई, दैट्स ऑल, ठीक है। अब आपको इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास I1, I2 और IG 3 अननोन क्वांटिटी है और IG आपको निकालना है, तो आपको किरचॉफ रूल लगाने पड़ेंगे। तो पहला मैंने यहाँ पर लिया है सर्किट ABDA, इसमें कैलकुलेशन करूंगा करंट की डायरेक्शन में, इस तरह से कर लेता हूं। तो देखो I1 मल्टीप्लाई 100, देखो ये आएगा। फिर हम इधर जाएंगे IG मल्टीप्लाई दिस, और इधर जाना है करंट, इधर आ रही तो माइनस, और जैसे ही वहां पहुंच गए बराबर लगा दोगे 0। इसको अपन सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व किया तो ये आया और डिवाइड कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत है? 5 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया बेटा, नो प्रॉब्लम। इसी तरह से अब हमने ले लिया BCDB, इसमें भी करंट की डायरेक्शन में कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो एक लूप ये मिल जाएगा अपन को, BCBD KVL लगाएंगे तो दिस करंट मल्टीप्लाई दिस रेजिस्टेंस, ये आ गया। अब इधर जा रहे हैं, यहां पहुंच गए, इधर जाना है करंट इधर आ रही तो माइनस 5 मल्टीप्लाई दिस, ऊपर जाना है करंट नीचे आ रही फिर से माइनस IG मल्टीप्लाई 15 बराबर 0, वहां पहुंच गए तो 0 लगा देना है। इसको आपने सॉल्व किया, ये आ गया। इसी तरह से 2 इक्वेशन बन गए, तीसरा निकालेंगे, सरल लूप दे देते हैं, ये वाला देखो ADCEA, तो इसमें भी करंट की डायरेक्शन में कैलकुलेशन कर लेता हूं ऐसे ही। तो देखिए लूप लिख लिया मैंने पहले तो। अब देखो I2 मल्टीप्लाई 60, I2 मल्टीप्लाई 60, करंट डायरेक्शन में चल रहे हैं 5 मल्टीप्लाई दिस, 5 मल्टीप्लाई दिस। अब ऐसे टर्न लिया, अब माइनस से प्लस जाएंगे तो माइनस लेना, तो माइनस का कितना आ जाएगा 10 और बराबर में 0। इसके बाद इसको वहां भेजा, इसका मल्टीप्लाई किया, ये आया, सॉल्व किया, ये आया। 3 इक्वेशन आपके सामने आ गए।
अब इसको सॉल्व करना है फिर से और IG की वैल्यू निकालनी है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ है। हमने इक्वेशन 2 लिया, यहाँ पर ये अपने पास इक्वेशन था 2, ये निकाला था। इस 2 में मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, ये आपके सामने कंडीशन आ गई। अब जैसे ही मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को इक्वेशन 4 मिलेगा, और इक्वेशन 1 मेरे पास अवेलेबल है, ये देखो इसमें भी 20 है। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 और 4 को सबट्रैक्ट कर लिया। तो सबट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये 1 है, ये 4 है, तो सबट्रैक्ट में साइन चेंज होती है। जहां पर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हुआ और बाकी नहीं हो रहा है, तो इनको हमने सॉल्व कर लिया। ये साइन छुपा लेते हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ पर 2 बचेगा माइनस का, ठीक है। 12 माइनस के 12 में से प्लस का 10 जाएगा तो ये बचेगा। ये आप सॉल्व कर लिए, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने I2 की वैल्यू निकाली, तो इसको हम वहां भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और 2 को हमने डिवाइड में भेज दिया। देखो ये कर सकते हैं मैथमेटिक्स से। उसके बाद इस I2 की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रख दिया। कहां पर रख दिया बेटा, ये आपके पास इक्वेशन 3 है, IG यहां रख दिया। तो यहां पर रखेंगे किसकी वैल्यू को, I2 की वैल्यू को, देखो ये रख दिया। तो ये पूरा IG में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो IG में कन्वर्ट हो गया। देखो इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया दिस, और बराबर में 2 चल रहा है। और यहां से IG की वैल्यू निकालेंगे, 2 का गुणा यहां होगा, ये वापस नीचे आ जाएगा, कैंसिल करेंगे, ये आएगा। तो बड़ा आसान है, पूरा सॉल्यूशन आपको यहां पर दिखाया गया है, ठीक है। तो मेन पर्पस क्या है कि आपको किरचॉफ रूल लगाना आना चाहिए, ठीक है। समझ में आया, चलो बढ़िया बात है। आइए अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एग्जाम्पल सारे खत्म हो गए, अच्छे समझ लिए। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। अब एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो क्या कह रहा है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार गिवन क्वांटिटी दे रखी है EMF को E से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू आपकी 12 वोल्ट दे रखी है। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 0.4 ओम, ठीक है। दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तो बैटरी से कितनी मैक्सिमम करंट जाएगी आपको ये बताना है भाई। तो देखो ये आपके सामने एक बैटरी है जिसका अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है, तो ये आपकी बैटरी है। अब इस बैटरी से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितनी करंट जाएगी वो आपको बतानी है, वो मैक्सिमम करंट आपको बतानी है। लेकिन ये रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर 0 हो तो उस केस में करंट क्या हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है। तो फॉर्मूला क्या होता है करंट का, यस EMF बटा टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में से अरे भाई R प्लस R होता है, और R नॉट आपका 0 हो गया, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका 0 हो गया, तो मैक्सिमम करंट तो यही है। अब E की वैल्यू आपको दे रखी है 12 और इसकी वैल्यू दे रखी है 0.4, ठीक है। तो आप यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 आ जाएगा, तो ये 30 एम्पियर आपका करंट का आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था पहला, समझ में आया। ये इसका सॉल्यूशन है, आप यहां पर देख सकते हैं 30 एम्पियर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, आप बैटरी ऑफ EMF, बैटरी का EMF दे रखा है बेटा, गिवन है E बराबर 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस दे रखा है इंटरनल 3 ओम, ठीक है। इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर, एक रेजिस्टर से कनेक्टेड है। करंट इन द सर्किट, करंट फ्लो हो रही है 0.5 एम्पियर, ठीक है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर, जो रेजिस्टर लगाया उसका रेजिस्टेंस बताना है। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज भी बताना है बैटरी का, ठीक है ना। तो अब आप कैसे करेंगे, तो भाई देखिए ये गिवन क्वांटिटी लिख लिया। करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, E अपॉन R प्लस R, ये लगाएंगे आप। तो R की वैल्यू, अच्छा इसको थोड़ा अपन को कैपिटल R निकालना है, तो कैपिटल R निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो इसको यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ भेजेंगे, ये आ जाएगा। इस स्मॉल r को वहां भेज देंगे। अब सिंपल आपके पास E पता है, I पता है, रखो, पहला आंसर आ गया। टर्मिनल वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला होता है यस E माइनस I है। तो यहाँ पर E की वैल्यू अपने पास गिवन है, रख दीजिए। I की वैल्यू निकाली अपन ने, ये है, रख दीजिए। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर सॉल्यूशन आपके सामने है, ओके। मेन चीज तो गिवन लिखना आना चाहिए बस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बार बार मैं इस तरह क्वेश्चन करा चुका हूं, ये वाला क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी आपको कराया था। देखो इसका फटाफट सॉल्यूशन बताते हैं आपको दे रखा है रूम टेम्परेचर, मतलब T1 दे रखा है। रजिस्टिंग ऑफ हीटिंग एलिमेंट दे रखा है कितना, दिस। जब उसको हीट करते तो वो R1 मान लेता हूं, तो 100 ओम दे रखा है। What is the temperature of the element if the resistor is found to be this, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस को देखने को मिलता है। तो R2 आपको दे रखा है, जिस टेम्परेचर पर दे रखा है वो टेम्परेचर हमको निकालना है, और अल्फा दे रखा है उस वायर का जो भी है मटेरियल, ठीक है, मटेरियल
का अल्फा दे रखा है। तो अब अल्फा निकालने का ये फॉर्मूला हम जानते हैं बेटा, अल्फा निकालने का ये फॉर्मूला हम जानते हैं। अब इस फॉर्मूले में भाई अल्फा इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर माइनस चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई चेंज इन टेम्परेचर, ये होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा टी को हम इधर भेज देंगे, अल्फा को नीचे भेज देंगे, ये आ जाएगा। अब चेंज इन टेम्परेचर को लिखते हैं फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये आ जाएगा। अब इस T1 को वहां भेज देंगे तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, दिस, ये मिल जाएगा। उसके बाद RT की वैल्यू 117 है, R0 की वैल्यू 100 है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है, R0 की वैल्यू दे रखी है, गुणा भाग है, सॉल्व करेंगे 1027 आपका आंसर आ जाएगा दिस। ठीक है, आराम से आप नोट कर लेना, PDF मिलेगा आपको। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करें भैया, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर, मतलब L 15 दे रखा है, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 6 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, एंड इट्स रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम। आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है, रो निकालना है। तो रो निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, R × A/L, वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसके बाद सेम क्वेश्चन फिर से वही आया, मैं आपको दिखा देता हूं इसका सॉल्यूशन प्रॉपर्ली। आपको दे रखा है सिल्वर वायर हैज रेजिस्टेंस दिस, ये रेजिस्टेंस दे रखा है, उसका कितना, अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ दिस टेम्परेचर, तो T1 दे रखा है इतना, और उस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस दे रखा है इतना। फिर नया टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ के कितना हो गया, 2.7 हो गया। अल्फा निकालना है भाई, अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है फाइन चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस चेंज इन टेम्परेचर, सब वैल्यू पुट ऑन करनी है, सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए फटाफट से कैसे किया इसको सॉल्व। ठीक है, कैसे किया सॉल्व, अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट, मतलब निक्रोम का एक वायर है 230 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है। ड्रॉन एन इनिशियल करंट दिस, इनिशियल करंट इतनी जा रही है, मतलब आपको वोल्टेज गिवन है और करंट गिवन है कितनी, दिस इनिशियल करंट, ओके इनिशियल करंट गिवन है। उसके बाद विच सेटल आफ्टर अ फ्यू सेकंड, कुछ देर बाद वो सेटल हो जाती है, और सेटल होने के बाद वो स्टडी करंट कितनी होती है, 2.8 स्टडी करंट, वो ये दे रखी है। ठीक है, व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर दिस, रूम टेम्परेचर आपको दे रखा है, मतलब T1 की वैल्यू दे रखी है, तो आपको T2 की वैल्यू निकालनी है। देखो फॉर्मूला आपको पता है, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, RT माइनस R0 बटा R0 चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 दे रहा है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से अपन को RT R0 निकालना पड़ेगा। तो भैया R0 तो तुम्हें पता है कि नहीं पता, कोई बात नहीं। तो हमको करंट तो दे रखी है ना, करंट दे रखी है, इनिशियल करंट दे रखी है I1 बराबर दिस, तो हम इनिशियल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे वोल्टेज अपॉन करंट, तो वोल्टेज तो आपको पता है, सप्लाई दे रखी है 230 आ गया, करंट दे रखी है 3.2 डिवाइड करेंगे तो आपको इनिशियल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, कहां लिखा था, उसको हीट किया था, हीट करने से क्या हुआ था, उसका रेजिस्टेंस चेंज हुआ था। मतलब हीट करने के लिए मैं एक बार पढ़ लेता हूं क्या लिखा है भाई, क्या बकवास लिखी है यहाँ पर, विच सेटल आफ्टर अ फ्यू सेकेंड टू अ स्टडी करंट दिस। फिर दूसरी वाली करंट इतनी दी है, अच्छा पहले करंट इतनी फ्लो हो रही थी, उस बेसिस पर इनिशियल रेजिस्टेंस इतना आया, उसके बाद नई करंट आपको दे रखी है इतनी, ठीक है, और उसी टेम्परेचर पर दे रखी है भैया, उसी टेम्परेचर पर। तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो वोल्टेज तो अपनी उतनी ही है, अब करंट जरूर बदल गई है, उनने बदली है भाई I2, तो ये आ गया, सॉल्व करेंगे R2 आ जाएगा। अब आपको R1 निकाल लिया, R2 निकाल लिया, वोल्टेज सेम थी, करंट अलग अलग थी, तो दो करंट के चक्कर में दो आपके रेजिस्टेंस आ गए। अब आपको ये फॉर्मूला दे रखा है, इसमें अपन रखेंगे, तो इसमें रखेंगे तो देखिए अल्फा की वैल्यू ये है, यहाँ से अल्फा को इधर भेजा, इसको यहाँ भेजा, और T1 को उधर भेज दिया, ये आ जाएगा। अब बस वैल्यू को पुट ऑन करना है और सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं, देखो पूरा दिखाया हुआ है यहाँ पर। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि भैया अभी इस तरह का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, KVL KCL आप लगाइए,
आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे भैया, यहाँ से करंट जा रही है I, यहाँ से I1 हो जाएगी, यहाँ से कितनी हो जाएगी I2 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से I1 आ रही है और यहाँ पर मान लो इधर जाने वाली करंट को IG बोल देता हूँ, तो ये करंट कितनी होगी, अगर इसको IG ना बोलना चाहे तो आप I3 बोल सकते हैं, तो इधर कितनी होगी I1 माइनस I3 होगी। और इधर से कितनी आ रही है I2, इधर से कितनी आ रही है I3, तो इधर कितनी जाएगी, इधर जाएगी बेटा आपकी I2 प्लस I3। ठीक है, कोई दिक्कत, तो यहां से आपकी ये जाएगी, तो I3 से I3 कैंसिल हो जाएगी, I1 प्लस I2 मिलकर क्या बन जाएगी I। अब इसमें फिर से आप ये वाला लूप ले लेना, एक ये वाला ले लेना और ये छोटा वाला ले लेना, 3 लूप बनेंगे, सॉल्व कर लेना, आराम से निकाल लोगे। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ रखा हुआ है, फटाफट से देख लेते हैं ताकि टाइम की बचत होगी। देखिए फटाफट से, स्टोरेज बैटरी ऑफ 8 वोल्ट, आपके सामने एक बैटरी दे रखी है 8 वोल्ट की। ठीक है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है बेटा आपको कितना 0.5 ओम। ठीक है, इसको चार्ज कर रहे हैं अपन 120 वोल्ट की डीसी सप्लाई से और रेजिस्टेंस सीरीज में लगा रखा है इतना 15.5 ओम का, ये सर्किट बन गया। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, इसके अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज आएगी वो कितनी होगी, ये निकालना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रेजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। ओके, चलिए तो निकालना स्टार्ट करते हैं। कैसे निकालेंगे टर्मिनल वोल्टेज, तो आपको रेजिस्टेंस गिवन है ये और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस निकालना आता है, दोनों को जोड़ दीजिए, सीरीज में जुड़ जाते हैं तो R प्लस R जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा 16, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इस बैटरी का ईएमएफ हम कैसे निकालेंगे, भाई 120 वोल्ट का सप्लाई है और इसका 8 है, तो आपको बड़े में से छोटा घटाना है। भाई इसके कारण करंट ऐसे जाएगी, इसके कारण करंट ऐसे जाएगी, तो भाई जो बड़ा होगा उसके कारण करंट फ्लो होगी ना, तो ये बड़ा है इसके कारण करंट फ्लो होगी, लेकिन कितना बड़ा है, तो 120 में से 8 घटा दोगे तो 112 वोल्ट बड़ा है, तो 112 वोल्ट का नेट इफेक्ट इधर आएगा, मतलब ये बैटरी चार्ज होना स्टार्ट होगी। तो करंट का फॉर्मूला होता है ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ आप निकाले 112, टोटल रेजिस्टेंस आपने निकाला 16, डिवाइड किया 7 एम्पीयर करंट जाएगी। अब 7 एम्पीयर करंट से कितनी टर्मिनल वोल्टेज बनेगी इसको चार्ज करने के लिए, तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E प्लस IR। E आपको दे रखा है, इसकी टर्न वो ईएमएफ 8, करंट 7 और इसका रेजिस्टेंस 10, तो आप देख पा रहे हैं वो टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी 11.5 वोल्ट। ठीक है, तो इसको 11.5 वोल्ट की टर्मिनल वोल्टेज मिलने वाली है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म। आपको दे रखा है द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब n की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, इतनी दे रखी। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ अ वायर दिस मीटर, मतलब एक 3 मीटर लंबा आपके सामने वायर है, उसके एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन जाता है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है एंड इट इज कैरिंग अ करंट। तो उनने ये कहा है कि भैया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, लैंग्वेज को ध्यान समझिए, कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालना है। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, जहां पर लेंथ है और कितनी स्पीड से चलता है इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलता है, ये पता है। अब आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं पता तो आपको करंट का तो पता है NEA/BD, तो यहां से BD की वैल्यू आ जाएगी I/NEA, ये आ जाएगी। अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं यहां रखूंगा, ठीक है, यहां रख लूंगा, तो मेरे को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा T इक्वल टू L और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह रख दूंगा I/NEA। इसको अपन पहुंचा देंगे ऊपर, तो LNEA/I ये मिलेगा। अब ये सारी चीजें अपन को पता है, देखो L पता है, दे रखा है सवाल में, N पता है, दे रखा है सवाल में, A पता है, दे रखा है सवाल में, E की वैल्यू हम जानते हैं और करंट की वैल्यू भी दे रखी है, तो टाइम निकालना कौन सी बड़ी बात है। फिर तो आपको कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी के सारे बढ़िया क्वेश्चन हमने किए, एग्जाम्पल भी कवर किए और साथ में हमने एक्सरसाइज भी कवर की। अब नेक्स्ट सीरीज आपको मिलेगी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, जो कि 4th चैप्टर आपका है। ठीक है, तो अब उसके लिए आपको क्या करना है भैया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको पूरे चैप्टर का एनसीईआरटी सीरीज मिलता रहे। और साथ में पीवाई की सीरीज चला रहे हैं, वो भी आपको हम देते रहेंगे। और लास्ट में हम एक सीरीज और लेकर आएंगे
डायमंड क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें आपको बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं उसमें कराऊंगा। लेकिन पहले ये आने चाहिए, ये नहीं आएंगे तो वो कैसे समझ में आएंगे आपको, तो इन पर आपको मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।